अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजाहिद सादिक है। आप यूट्यूब चैनल एसएच साइंस कॉलेज देख रहे हैं। हम 9th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक नेम आयोनाइजेशन एनर्जी है। चैप्टर नंबर 4 है। द आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी एक एनर्जी की वो मिकदार है रिक्वायर्ड जो ज़रूरत पड़ती है टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, जो ज़रूरत पड़ती है कि मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के साथ जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमें ज़रूरत पड़ती है हम उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। किसी आइसोलेटेड गैशियस एटम के अंदर एक वैलेंस शेल होता है। वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम। आइसोलेटेड गैशियस एटम से क्या मुराद है? एक गैशियस हालत में पाया जाने वाला एटम जो बिल्कुल अलग हो, दूसरे एटमों से अलग हो, मीन अकेला एटम। आइसोलेटेड मीन अलग, डिटैच फ्रॉम अदर एटम मीन जिसका दूसरे किसी एटम के साथ ताल्लुक़ ना हो, हम ऐसे एटम को आइसोलेटेड गैशियस एटम कहते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स, वो एनर्जी की वो मिकदार जो हमें ज़रूरत पड़ती है, हमें ज़रूरत पड़ती है टू रिमूव करने के लिए सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन मीन एक के बाद दूसरा तरतीब के साथ आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। प्रेजेंट इन एन एटम के अंदर जो मौजूद होते हैं, इंक्रीज़ बढ़ती जाती है। क्या? वो एनर्जी बढ़ती जाती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी बढ़ती जाती है जो हमें एनर्जी की ज़रूरत बढ़ती जाती है कि किसी एक इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन को, एटम के अंदर मौजूद एक इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। इफ़ देयर इज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, अगर वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो जो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इट विल बी कॉल्ड, तो जो एनर्जी हमें ज़रूरत पड़ेगी कि उस वैलेंस शेल में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, हम उसे फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इट विल बी कॉल्ड फास्ट आयोनाइजेशन। For example, the first ionization energy of sodium atom is plus 496 किलोजूल पर मोल। मिसाल के तौर पर सोडियम एटम की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो है प्लस या पॉजिटिव 496 किलोजूल पर मोल है। उसने फिर इसमें इक्वेशन में भी लिखा है सोडियम एक एटम है, आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसको हमने एनर्जी दी तो सोडियम पॉजिटिव बन गया और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। ये उसके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन एक रिमूव हो गया। तो आगे लिखा हुआ है डेल एच मीन आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर जो चेंजिंग आई। तो ये जो एनर्जी बनी ये पॉजिटिव में बनेगी, पॉजिटिव 496 किलोजूल पर मोल। पॉजिटिव में इसलिए क्योंकि हमने एटम को एनर्जी दी है, हमने एटम को एनर्जी दी है, इट मीन एटम ने एनर्जी गेन किया है, इसलिए ये पॉजिटिव आ रहा है। बट वन देयर आर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, जब वो कह रहा है वैलेंस शेल के अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हों, दे कैन बी रिमूव्ड, और उनको रिमूव कर रहे हैं हम वन बाई वन, एक के बाद दूसरा, बाई प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर एनर्जी, के ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देते हुए। मीन पहले को जब हम रिमूव करेंगे तो हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, हम जब दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो हम पहले की निस्बत थोड़ी ज़्यादा एनर्जी बढ़ा कर देनी पड़ेगी। सो सच एज ग्रुप, जैसा कि ग्रुप नंबर 2 है एंड 3 एलिमेंट्स हैव मोर देन वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, सच एज ग्रुप 2 एंड 3। ग्रुप 2 और 3 के जो एलिमेंट्स हैं वो रखते हैं मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रखते हैं इन देयर वैलेंस शेल, अपने वैलेंस शेल के अंदर। देयरफॉर दे विल हैव मोर देन वन आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। तो ऐसे यानी कि एलिमेंट्स की एक से ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू होती हैं। इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, अगर हम मूव करें लेफ़्ट टू राइट मीन बाएं से दाएं की जानब पीरियड के अंदर, द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। इट इज़ बिकॉज, इसकी वजह यह है द साइज़ ऑफ एटम रिड्यूस, क्योंकि पीरियड के अंदर जो एटम का साइज़ है वो रिड्यूस होता जाता है। एटम के साइज़ के रिड्यूस होने से मीन न्यूक्लियस की जो ताकत होती है वैलेंस शेल पर वो बढ़ती जाती है। न्यूक्लियस की ताकत या इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम उसे कहते हैं। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी कि किसी
इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड स्ट्रांगली, इट मीन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एटम के साइज़ के कम होने से वैलेंस इलेक्ट्रॉन हेल्ड होता जाता है, मीन उस पर जो पकड़ होती जाती है, स्ट्रांग मजबूत होती जाती है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस की वजह से। मीन ये न्यूक्लियस की एक फ़ोर्स है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन वो होती है जो यानी कि ऐसी फोर्स जो किसी को रिपेल करे या अट्रैक्ट करे, और स्टैटिक मीन जिस पे चार्ज स्टैटिक चार्ज की वजह से पैदा होने वाली जो रिपल्शन की फ़ोर्स या अट्रैक्शन की फ़ोर्स, हम उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। जैसे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं तो ये प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, मीन इनके अंदर रिपल्शन भी होती है और अट्रैक्शन भी होती है। और एक आइसोलेटेड गैशियस एटम के साथ जो प्रोटॉन होते हैं वो स्टैटिक होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी स्टैटिक होते हैं, मीन उनके अंदर चेंजिंग नहीं आ रही होती। वैसे तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं लेकिन उनके मदार के अंदर या जो उनके एटम के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वही होते हैं, बढ़ या कम नहीं हो रहे थे, इट मीन वो स्टैटिक होते हैं। तो ऐसी स्टैटिक फोर्स को हम, ऐसी जो न्यूक्लियस की फ़ोर्स लग रही होती है उन इलेक्ट्रॉन वगैरह पर, या ऐसी न्यूक्लियस की फ़ोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ओवरऑल मुख्तसर ये कि इस सेंटेंस में उसने ये बताया कि एटम के साइज़ के कम होने से इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की फ़ोर्स बढ़ जाती है या मजबूती के साथ वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ जुड़ जाते हैं। तो फिर हम इस मजबूत रिश्ते को तोड़ने के लिए हम आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इट मीन जब हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हो तो तब हमें ये जो मजबूत रिश्ता है या मजबूत जो फोर्स है इन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान हमें इनको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, इट मीन आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। जैसे ही एटम का साइज़ कम होता जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है। देयरफॉर एलिमेंट्स ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इसीलिए जो पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ़्ट साइड पर पाए जाने वाले एलिमेंट हैं हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, उनके आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है एज़ कम्पेयर टू दोज ऑन राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, बानिस्बत उन एलिमेंट से जो पीरियोडिक टेबल के अंदर दाएं जानब पाए जाते हैं। एज शोन इन द फिगर, एज शोन फॉर द सेकंड पीरियड, जैसा कि उसने इस बात को सेकंड पीरियड एलिमेंट के अंदर दिखाया भी है कि लेफ़्ट साइड पर पाए जाने वाला लिथियम है या ब्रिलियम है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी देखिए, लिथियम की 520 है, बेरियम की 899 है, और इसके राइट जानब देखिए तो जैसे नियान है, फ्लोरीन है या नियान है, तो नियान की देखिए 2081 है, फ्लोरीन की देखिए 1681 है। इट मीन आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत बढ़ गई राइट साइड पे। ऐसे एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे हम ग्रुप के अंदर मूव करते हैं, एंड डाउन द ग्रुप मीन ऊपर से नीचे की जाना मूव करते हैं, मोर एंड मोर शेल्स लाई बिटवीन द वैलेंस शेल एंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स। जैसे हम ऊपर से नीचे की जाना मूव करते हैं ग्रुप के अंदर तो ज़्यादा से ज़्यादा शेल दरमियान में आ जाते हैं, बिटवीन वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान, वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान बहुत ज़्यादा शेल्स आ जाते हैं। सो दीज एडिशनल शेल, ये जो एडिशनल शेल आते हैं ये रिड्यूस कर देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिड्यूस कर देते हैं जो इलेक्ट्रॉन पर लग रही होती है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर। रिज़ल्ट ये नतीजा ये निकलता है, रिजल्टेंटली द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कैन बी टेकन अवे ईजिली, नतीजा ये निकलता है कि वैलेंस शेल के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को हम निकाल सकते हैं आसानी के साथ। देयरफॉर इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट डिक्रीज, इसलिए जो डिक्रीज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, इसलिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती जाती है। इसी बात को उसने इस ट्रेंड में दिखाया है, फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट के अंदर भी उसने दिखाया है। लिथियम के देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी 520 है, और सीजियम के देखिए या रुबिडियम के देखिए, रुबिडियम के देखिए तो 403 है। इट मीन ऊपर हमें लिथियम की 520 थी और रुबिडियम के देखिए 403 है। देखिए ये आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है।